आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है और ये है पाकिस्तान दिस वीक का लेटेस्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस तरीके से पाकिस्तान में दबाव डाल रहा है इस बात की, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड वॉर आगे बढ़ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे इमरान खान को के बारे में। इमरान खान को जो नई ऑफर दी जा रही है, इस ऑफर का कोई मतलब है भी या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। ये आर्गुमेंटेटिव इंडियन है और आर्गुमेंटेटिव इंडियन का वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर मैं इस वादे पर खरा नहीं उतरता हूँ तो 4 गालियाँ देते हुए, अनसब्सक्राइब करते हुए निकल जाइएगा। आज़ाद देश है, आज़ादी का उपयोग कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की। और इस एपिसोड के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इस वॉर की आपको जड़ की तरफ ले जाऊं। ठीक, पहले हम बात करेंगे कि इस वॉर में लेटेस्ट अपडेट क्या है। फिर हम उस बारे में बात करेंगे कि ये जो नई खबरें हैं, जो अपडेट है, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। देखिए, पहला अपडेट पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर का ये है कि इस हफ्ते लगभग 40 लोग मारे गए हैं दोनों साइड। दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो अपनी ट्रेड है उसको सस्पेंड कर दिया है। तीसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर 3 अलग अलग इलाकों पर हमले किए। ये तो हो गई खबरें। अब मैं इन खबरों के मायने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की आखिर जड़ क्या है। अगर वो आपने एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर अभी देख सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत सी चीज़ें इस एपिसोड में बताऊंगा, फिर भी कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी वो उस एपिसोड में ही रहेंगी, है ना। शॉर्ट में आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ वॉर चल रही है, इसका मुख्य कारण है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसको दिया जाने वाला अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान तो दोस्त हैं, तो फिर पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा तालिबान। तो आप ना पिछले एपिसोड के एंड में जाइएगा। मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की जो सोच है ना, ये बेवकूफ़ी भरी सोच है ना। मैंने पिछले एपिसोड में आपको समझाया था कि एक बेवकूफ़ी भरी सोच है जिसका कोई मतलब है नहीं। हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, देशों का धर्म नहीं होता है। देखिए, अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल सकता, ना ही उन्हें रोक सकता है, क्योंकि तालिबान की जो ताकत है ना, वो धार्मिक गुटों से आती है, और तहरीक तालिबान की जो ताकत है वो भी धार्मिक गुटों से आती है। दोनों एक ही जगह से ताकत लेते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान के तालिबान जो है ना, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो उन्हें खुद को दिक्कत हो जाएगी। ठीक, और इस समय एक और बात है जो आपको शायद पता ना हो, वो ये कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कट्टरवादी ग्रुप है इस्लामिक स्टेट खुरासान। देखिए, मैं आपको ना एक धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत कट्टरता तो हम सभी के अंदर है। मुझे नहीं लगता मेरे अंदर है, पर 99% लोगों के अंदर होती है। किसी को इस धर्म के प्रति कट्टरता है, किसी को उस धर्म के प्रति कट्टरता है। पर सच्चाई को बताना मेरा काम है, आपकी फीलिंग का ख्याल रखना मेरा काम नहीं है। देखिए, कट्टरता जो होती है ना, वो कट्टरता को जन्म देती है। और जो आदमी हल्का सा भी कट्टर हो गया है ना, वो और अधिक कट्टर ग्रुप के प्रति अपनी भावनाएं बढ़ाता जाता है, और उससे भी अधिक कट्टर ग्रुप के प्रति आकर्षित होते जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। उदाहरण जो देता हूँ वो है अफगानिस्तान का। ठीक है, इससे आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 1970 और 80 के दशक में जब रशिया के समर्थन वाली सरकार अफगानिस्तान में राज कर रही थी, तो इस सरकार को काउंटर करने के लिए अमेरिका और अमेरिका का पालतू उस समय जो पाकिस्तान था, उसने धार्मिक संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। और इन धार्मिक गुटों ने धीरे धीरे हथियार उठा लिए और रशिया के खिलाफ अपनी वॉर शुरू कर दी। पहले तो इन सभी को मुजाहिदीन नाम दिया गया, एक कॉमन अम्ब्रेला टर्म दे दी गई, पर बाद में इनके सब अलग अलग गुट बन गए। कोई गुलूबुद्दीन हलकत के पास था, कोई अहमद शाह मसूद के पास था। कोई गुट कम कट्टर था, कोई गुट ज़्यादा कट्टर था, है ना। और जो सिपाही थे ना, वो मूव होते रहते थे एक गुट से दूसरी ओर। जो सिपाही थे वे कम कट्टर ग्रुप से ज़्यादा कट्टर ग्रुप की तरफ जाते हैं, और ऐसा करते करते अंत में हुआ ये कि रशिया और रशिया के समर्थन वाली सरकार चली गई। उसके बाद मुजाहिदीन आए, पर उससे भी ज़्यादा कट्टर तालिबान ने आखिर में पूरे में अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, क्योंकि वो जो जंप कर रहे थे ना, कट्टर टू और कट्टर, वो एंड में आके तालिबान पे जाके रुकी वो बात। पर यहाँ पे फिर वही दिक्कत,
मैंने जो आपको पहले कहा था कि इंसान जो एक बार कट्टर हो गया है ना, वो हमेशा और भी कट्टर ग्रुप के प्रति आकर्षित होते जाता है, क्योंकि कट्टरता उसके दिल में परमानेंट घर कर गई होती है। देखिए, आज से 10 साल पहले तक अफगानिस्तान का सबसे कट्टर ग्रुप अगर कोई था तो वो बिना किसी शक और दो राय के तालिबान था। और आजकल ऐसा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। आजकल इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान से कहीं ज़्यादा कट्टर माना जाता है। इसीलिए तालिबान को डर है कि कहीं इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में उसकी जगह वैसे ही ना ले ले जैसे एक समय मुजाहिदीनों की जगह तालिबान ने ली थी, है ना। और अपनी जगह बचाने के लिए उसे अपने सारे दोस्तों की ज़रूरत है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ऐसा तालिबान का एक ऐसा ही दोस्त है। इसीलिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस समय काइंड ऑफ लाइट वॉर में शामिल है। ये ना फुल फ्लेज वॉर नहीं है, और प्रॉक्सी वॉर से भी अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गए तो हम इसको लाइट वॉर कह सकते हैं, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर का कारण क्या है, तो आप पूरा बिल्कुल उसको समझाइएगा अच्छे से। आई विल बी प्राउड ऑफ यू। है ना, मैं टीचर नहीं हूँ आपका, बट आई विल बी प्राउड ऑफ यू। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो व्यापार होता है ना, वो युद्ध के एक हथियार की तरह काम करता है, जिसे समय समय पर उपयोग में लाया जाता है। और उस समय मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान सस्पेंड कर सकता है व्यापार, और वही हुआ। तो पाकिस्तान का मानना था कि अब समय आ गया है जब अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से व्यापार बंद कर दिया जाए। इसीलिए इस हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सारी तरह की जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दी है। देखिए, अगर आप ये पहला एपिसोड अगर आप देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से वापस पुराने एपिसोड में जाके देखें। मैं आपको पिछले एपिसोड में ही समझा चुका हूँ कि अफगानिस्तान इसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है। वो कैसे चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार बढ़े। वो कैसे ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया में पहुँचना चाहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पिछले एपिसोड में अच्छे से बात कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए आप वहाँ जाकर अभी भी देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर के मुद्दे को हम यही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चालाकी और इंटरनेशनल दबाव का खेल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार पाकिस्तान की इकोनॉमी ना बहुत दिक्कत में है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास दिल है जो पाकिस्तान के लिए धड़कता है ना। सब बकवास है दोस्त। रिपोर्ट की डिटेल में जाना बेवकूफ़ी भरी बात है, इसलिए मैं ये करूंगा भी नहीं। देखिए, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो संगठन होते हैं, ये पैसे का उपयोग गरीब और विकासशील देशों के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को अंदर से अंदर ही अंदर खोखला करने के लिए करते हैं, ताकि उनके जो बॉसेस हैं ना, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, वो हमेशा विकासशील देशों से एक कदम आगे बनाए रखें, है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए, जब दोनों देश आज़ाद हुए थे तो दोनों की इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क नहीं था, या फिर कहा जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा विकसित थी और पाकिस्तान का जो पर कैपिटा आया वो भारत से थोड़ा ज़्यादा था, है ना। एक तरफ नेहरू की पॉलिसीज़ थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी। देखिए, नेहरू का लॉजिक जो है ना बहुत सिंपल था। उदाहरण ले लेते हैं महिंद्रा महिंद्रा या टाटा ग्रुप का, है ना, मोटर व्हीकल कंपनीज का। नेहरू जी का मानना था कि ये कंपनियां अपने जीवन की बहुत शुरुआती दौर में है। बिल्कुल सही था। विदेशी कंपनियां से ये मुकाबला नहीं कर पाएंगी, इसीलिए विदेशी कंपनियों को भारत में आसानी से नहीं आने देना चाहिए, ताकि देशी कंपनियां पनपे, आगे बढ़े। वो ऐसा नहीं था कि हमेशा इनको बचा के रखने वाले थे। उनका मानना था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब ये कंपनियां विदेशी कंपनियों से टक्कर लेने लायक बन जाएंगी, पर अगर शुरू में ही ओपन कर देंगे तो ये शुरू में ही मर जाएंगी। और जब ये टक्कर करने लायक बन जाएंगे ना, उस दिन हम अपनी इकॉनमी ओपन कर देंगे। और हुआ भी यही। इंडिया ने 1991 से 1994 के बीच में अपनी इकॉनमी ओपन की, तो ऐसा था कि कुछ कार कंपनियां बंद हो गई, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, मारुति, जो कि ज़्यादातर भारतीय ओन कंपनी थी, वो चलती रही और आने वाली विदेशी कंपनियों को अच्छी खासी टक्कर दी। और आज भी हम टॉप 5 में से जो 3 कंपनियां हैं ना, उनकी जो जड़ है वो भारत में है ना। अगर नेहरू ने शुरुआत से ही अपनी इकॉनमी ओपन कर दी होती ना, तो टाटा, महिंद्रा और भी जो देशी कंपनियां हैं ना, ये नहीं बच पाती कंपटीशन में, शुरू में ही मर जाती। हम पाकिस्तान की तरह होते। खैर, पाकिस्तान के बारे में तो आपको बात बताना ही भूल गया कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम आज़ाद हुए थे वैसे ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की गोद में जाकर बैठने का डिसीजन लिया। वहीं हमने बोला कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ठीक है। पर जिनके गोद में बैठा था उन्हीं के दबाव में अपनी इकॉनमी बहुत हद तक ओपन कर दी। तो उसका क्या फ़र्क हुआ? तो अपनी इकॉनमी ओपन करने से जो उनकी कंपनियां थी ना, जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनती थी, वो विदेशी कंपनियों की ना क्वालिटी से कंपेयर, यू नो
टक्कर ले पा रही थी, ना ही उनकी कीमत के सामने कुछ कर पा रही थी, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। और पाकिस्तान की लगभग लगभग हर टेक्निकल कंपनी जो है वो विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंट हो गई। देखिए, एक तरफ भारत की कंपनियां हैं जैसे बजाज, टीवीएस, हीरो अपनी बाइक निर्यात करती हैं, और रॉयल इनफील्ड। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा, टाटा अपनी कारें निर्यात करती हैं। टाटा के पास तो जैगुआर, लैंड रोवर जैसे दो बड़े विदेशी ब्रांड हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कंपनी है जिनके पास ये क्षमता हो? कारण, पाकिस्तान ने शुरू में ही अपनी इकॉनमी ओपन कर दी थी, और उसके कारण इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का पाकिस्तान पे दबाव था। तो आप समझ गए ना कि आखिर मैं क्यों लेटेस्ट पाकिस्तानी रिपोर्ट का हवाला देकर ये नहीं बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट ये क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है ना? सिंपल है, रिपोर्ट इसलिए लाई गई है ताकि पाकिस्तान में नया दबाव डाला जाए, पाकिस्तान कोई नया काम दिया जाए, और उसकी इकोनॉमी का कोई और हिस्सा जो अभी तक नहीं खुला है उसको खोल दिया जाए, ताकि गिद्ध उस पर भी आके बैठ जाए। समझ गए आप कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों आई है? चलिए, इस रिपोर्ट को हम यहीं छोड़ते हैं और अब अंतिम खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर है इमरान खान से जुड़ी हुई। देखिए, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये दावा किया, ये कहा कि वो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान के लीडर इमरान खान से एक बार फिर से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, और इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। यानी कि डैडी ने ऊपर से बोल दिया है करने को। देखिए, इस ऑफर के पीछे कुछ कारण हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं, कुछ कारण हैं जो छुपे हुए हैं। मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या फिर दूसरी पार्टियां जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे छोटे मोटे संगठन इस बात को साफ साफ समझते हैं कि जनता का मैंडेट या जनादेश जिसको हम अपने देश में कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास ही है। भले ही वो सरकार में बैठे हों, पर जनता इमरान खान को सरकार पे देखना चाहती थी। और ये सारी पार्टियां ओपनली जनता के मूड के खिलाफ नहीं जाना चाहती। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई सरकार छोड़ना चाहती है, इतने भी सीधे नहीं है ये। पर ये बताना चाहती है जनता को कि भाई अगर आप इमरान खान को चाहते थे ना, तो चलिए हम इमरान खान से बात कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले कुछ दिनों में ये पार्टियां एकदम से इमरान खान से क्यों बात करना चाहती हैं, और एकदम से तैयार कैसे हो गई बात करने को? और उससे पहले ये सवाल उठता है कि क्या इनकी नीयत सही है, यानी कि वो सच में बात करना चाहती हैं या फिर बात करने का नाटक ही कर रही हैं? मेरे हिसाब से तो सिर्फ बात करने का नाटक कर रही हैं। इनके पीछे जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो बात करना चाहता है एक्चुअली इमरान खान से। ये नहीं, क्योंकि उनको पता है कि रिप्लेस अगर कोई होगा तो यही पार्टियां होंगी। फिर आगे सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इमरान खान से बात करना चाहता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट? बात बहुत सिंपल सी है। 127th अमेंडमेंट के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि इमरान खान अगर सत्ता में आगे भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी जो है उनकी वो पूरी ज़िंदगी भर चलेगी उनके साथ। एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, और आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसा लगता नहीं होगा। देखिए, ये बात आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी या फिर कहे पाकिस्तान का जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर एक समय काफ लीग थी वो, है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है। उन्हें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो पीछे से किसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कड़वाहट ज़रूर है, पर फिर कभी इमरान खान अगर सत्ता में आते हैं तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को उनके पीछे से कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज से 5 साल पहले इमरान खान ही तो थे, और उसके पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा था? यही इस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद शहबाज शरीफ आ गए, और पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? यही इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा घुड़सवार है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से घोड़े पे सवार है ना? उम्मीद है कि आप समझ के होंगे। और इससे ना, इस चक्कर में ऐसा होता है कि जनता को ये भी लगता है कि भाई हमने तो इस बार इस पार्टी को चुने थे, अब इस पार्टी को चुने। जनता इस बात में खुश रहेगी कि हम इस पार्टी को चुन रहे हैं, उस पार्टी को चुन रहे हैं, चुनो कोई भी, कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट ही करेगा। ठीक? वैसे अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म होता है पाकिस्तान दिस वीक का ये एपिसोड। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। याद रखिए, नॉलेज एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।